नॉन लीनियर का, तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक और क्यू। मैंने आपको बताया था कि स्टैक क्या होता है, जब हम किसी मेमोरी में, सॉरी किसी भी कंसेप्ट में जब हम जो चीज पहले रखते हैं उसे हम बाद में निकालते हैं, वो होता है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक चट्टा, जैसे बुक्स का है, एक पाइल है जिसमें कि आपने जो बुक सबसे नीचे रखी थी, अगर आपको वो बुक निकालनी है तो आपको ऊपर की सारी बुक्स हटानी पड़ेंगी। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक ऐसा संदूक है जिसमें आप अगर बुक्स रख रहे हैं तो आपको सबसे नीचे वाली बुक जो आपने सबसे पहले रखी थी उसको निकालने के लिए आपको ऊपर की सारी बुक्स हटानी पड़ेंगी। तो जो सबसे पहले रखी गई थी बुक वो सबसे लास्ट में निकलेगी, और जो सबसे ऊपर यानी सबसे लास्ट में रखी गई थी वो सबसे पहले निकलेगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक। क्यू हमारा, हम डेली लाइफ में जितनी भी क्यूज में खड़े होते हैं, राशन की हो चाहे बिल भरने के लिए आप क्यू में लगते हैं, दैट इज द क्यू। वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसका नंबर पहले आएगा। तो स्टैक और क्यू दो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको इम्प्लीमेंट हम करते हैं एरे से या लिंक लिस्ट से। हम बनाते हैं इन कंसेप्ट्स को, जो स्टैक और क्यू का कंसेप्ट है उनको हम एरे और लिंक लिस्ट से बना सकते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें कि हमारे डेटा आइटम्स सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो फैमिली ट्री होता है ना, जैसे एक दादाजी हैं, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, तो एक फैमिली ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर ग्राफ, जैसे आप एक मैप को ले लीजिए, एक शहर है उससे 2 शहर को रास्ता जाता है, फिर उन 2 शहरों से बाकी 4-5 शहरों को रास्ता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ। ग्राफ होता है, मैथ्स में भी आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है। तो ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर होते हैं, क्योंकि हम एक नोड से 2 या 3 जगह जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक ही हमें मिलेगा सब कुछ। तो ये जो 2 कंसेप्ट हैं ये भी हम एरे और लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एरे और लिंक लिस्ट। इन्हीं की हेल्प से हम स्टैक, क्यू, ट्री ग्राफ सब कुछ बना सकते हैं। तो एरे हम लोग सी में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, सी प्लस प्लस में भी हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, जिसकी हेल्प से हम फिर आगे चल के स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो जो एरे जो होता है, हमने पढ़ा कि जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एरे और लिंक लिस्ट। तो एरे क्या होता है, एरे just for revision, array is a collection of similar या homogeneous data stored under unique name। एक नाम के अंदर बहुत सारा डेटा होता है ना, हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप, उसका नाम और उसका साइज। तो इंट माई एरे 10 में 10 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स, इंट उसका डेटा टाइप है, तो 10 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को मैं सेव कर सकती हूँ एक ही नाम से। माई एरे एक नाम है, उसके इंडेक्स हैं 0 से लेकर 9 तक, एक ही नाम में मैं 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती हूँ। तो अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर होमोजीनियस डेटा स्टोर्ड अंडर अ यूनिक नेम। नाम एक ही होगा सबका, बस सबका इंडेक्स अलग अलग होगा। जैसे एक अलमीरा है, उस अलमीरा का आपने कोई नाम रख दिया, उसकी शेल्फ है बहुत सारी जहां आप बुक्स को रख पा रहे हैं, उसी तरीके का कंसेप्ट है एरे। अब जो एरे होता है, ठीक है, वो 2 टाइप का होता है, सिंगल डायमेंशन और डबल या एन डायमेंशन। हम कहते हैं कि कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। सिंगल डायमेंशन एरे आप लोग यूज कर चुके हैं, आप जानते हैं कि एन एरे विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर डेटा इन लीनियर फॉर्म। जैसे कि इंट A3, इसमें आपने 3 वैल्यूज को स्टोर कर दिया, तो पहले 2 स्टोर हो जाएगा 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे 3 स्टोर होगा और सेकेंड इंडेक्स पे 5 स्टोर होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो क्या है, एक लाइन में स्टोर है। ठीक है, एक लाइन में स्टोर है, वो हमारा डेटा हो गया लीनियर डेटा। अब जो आपका डबल डायमेंशन डेटा होता है, डबल डायमेंशन एरे क्या होता है, विच इज यूज टू स्टोर डेटा लॉजिकली इन टेबुलर फॉर्म। आपको ये दिख रहा है, इसमें 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, जैसे एक हो गई लंबाई, एक चौड़ाई और एक उसकी हाइट हो गई। तो आपका एक क्यूब होता है, उसमें 3 डायमेंशन होती है, एक घर होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसी तरीके का एक कंसेप्ट है। तो डबल डायमेंशन एरे भी हो सकता है, ट्रिपल डायमेंशन एरे भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, 2 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर में 2 कॉलम्स और 3 रोज है। कहने का मतलब है कि ये आपके 3 डायमेंशंस को बता रहा है। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में 2 गैलरीज हैं और उन गैलरी के दोनों तरफ 3-3 कमरे बने हुए हैं, इस तरीके का कंसेप्ट है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 2s are 4 3s are 12, टोटल 12 एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले ये जो 3 दूनी 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 से लेके 6 तक, ये पहले फ्लोर में है, और फिर 7 से लेके 12 तक ये सेकंड फ्लोर में है। इसमें 2 फ्लोर्स हैं,
तो ये डायमेंशन हमें बताता है कि 2 फ्लोर्स में 6 कमरे जो है वो इस तरीके से बटे हुए हैं, तो कितने भी डायमेंशन का एक एरे हो सकता है। अब लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है लिंक लिस्ट, ठीक है, एरे हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज अ कंसेप्ट जिसमें कि नोड आता है। अब नोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे बनाएंगे भी। तो नोड इज अ नोड, लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर नोड का जो सक्सेसर होता है is the next node in the sequence। कहने का मतलब है कि नोड आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक नोड से दूसरा, दूसरे नोड से तीसरा, तो वो जो नोड जुड़ के बनाते हैं एक लिंक लिस्ट। लिंक मतलब जुड़ी हुई लिस्ट, तो हर नोड आपस में जुड़ा हुआ होता है और लास्ट नोड का कोई सक्सेसर नहीं होता। सक्सेसर मतलब उससे आगे कोई नहीं होता, ऑब्वियसली वो लास्ट नोड है तो उससे आगे कोई नहीं होगा। नोड का जो प्रीडेसेसर है वो क्या होता है, प्रीवियस नोड इन द सीक्वेंस। यानी 4 नोड है, अगर 1 2 3 4, तो तीसरे नोड का प्रीडेसेसर सेकेंड नोड होगा, सेकेंड नोड का प्रीडेसेसर फर्स्ट नोड होगा, और फर्स्ट नोड का कोई प्रीडेसेसर नहीं होगा, ऑब्वियस है। A list length is the number of elements in it। एक लिस्ट अगर मैं कहूँ इसकी लेंथ बताइए तो उसमें जितने नोड्स हैं वो उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और एक लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, इट मे कंटेन नो एलिमेंट्स। तो अब जो लिंक लिस्ट होती है वो भी, इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है। देखो ये डायग्राम है, एक लिंक लिस्ट ये है। तो लिंक लिस्ट में हम कहते हैं ईच नोड, ये एक नोड है, ठीक है, ये अगला नोड है, ये अगला नोड है, ये अगला नोड है। इसमें 4 नोड्स हैं, अभी जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग देयर आर 4 नोड्स। 1 का जो सक्सेसर है वो 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है और 4 का कोई सक्सेसर नहीं है। 4 का प्रीडेसेसर है 3, 3 का प्रीडेसेसर 2, 2 का प्रीडेसेसर 1 और 1 का कोई प्रीडेसेसर नोड नहीं है। हर नोड के अंदर आप देखेंगे अगले नोड का एड्रेस है। इस नोड का जो एड्रेस है वो 1FC है, तो इसके अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है 1FE, वो किसका है, अगले नोड का एड्रेस है। इस नोड के अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है 1FF, वो इस नोड का एड्रेस है, और इसके अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है 1FA वो इस नोड का, यानी कि ईच नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, इसीलिए ये जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड अ लिंक्ड लिस्ट। ये जुड़े क्यों है, क्योंकि इनमें हर नोड के अंदर एक अगले नोड का एड्रेस है, और जिस नोड के अंदर नेक्स्ट में लास्ट में नल है, नल मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तो वो लास्ट नोड कहलाता है। अब ये जो लिंक लिस्ट है इसकी खासियत होती है, मैंने आपको बताया था कि एरे हमेशा मेमोरी में एक साथ एलोकेट होता है। अगर मैंने 100 इंडेक्स का एक एरे एलोकेट किया है तो वो रैम में एक साथ एलोकेट होंगे। 100 यानी इंटीजर टाइप का है तो 200 बाइट्स एक साथ चाहिए, लेकिन लिंक लिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट का एक नोड रैम में यहाँ पे एलोकेट हुआ है तो दूसरा नोड को मेमोरी यहाँ मिल सकती है, तीसरा नोड यहाँ एलोकेट हो सकता है, चौथा नोड यहाँ एलोकेट हो सकता है। उसकी मेमोरी एड्रेस कुछ भी रैंडम हो सकता है, और लेकिन फिर भी वो आपस में जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि हर नोड के अंदर अगले नोड का एड्रेस है। तो इस नोड के अंदर अगर सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड यहाँ है, तो उसका एड्रेस से ही हम वहां पहुंच जाएंगे। ये सेकंड नोड है, इसके अंदर थर्ड नोड का एड्रेस है और थर्ड नोड यहाँ पे कहीं पे है, तो हम थर्ड नोड पे उसके अंदर के एड्रेस से पहुंच जाएंगे। और थर्ड नोड के अंदर फोर्थ नोड का एड्रेस होगा, वो अगर यहाँ है तो हम एड्रेस की हेल्प से पहुंच जाएंगे। तो चाहे नोड्स कहीं भी हो, आपकी जो लिंक लिस्ट है वो आपस में कनेक्टेड होने की वजह से हमें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि वो एक साथ मेमोरी में एलोकेटेड नहीं है। इसका एड्रेस 100 हो सकता है, इसका 500 हो सकता है, इसका 250 हो सकता है, इसका 1000 हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो ये लिंक लिस्ट अब बनती कैसे है, तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट आर सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब है कि हर नोड में अंदर के अंदर एक पॉइंटर होगा, दिस इज अ पॉइंटर। अब मैं पॉइंटर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था कि लिंक लिस्ट आने के लिए आपको क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर और पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्यों है, क्योंकि पॉइंटर ही तो एड्रेस को होल्ड करते हैं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये वाला जो पॉइंटर है उसके अंदर अगले नोड का एड्रेस है, उसके अंदर फिर एक पॉइंटर है, तो हर नोड के अंदर एक पॉइंटर है जो अगले नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है वो बिगिन होती है एक पॉइंटर से टू द फर्स्ट नोड। हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो पहले नोड का एड्रेस जानता है, जिसको हमने हेड या स्टार्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर को हम कभी भी छेड़खानी नहीं करते हैं इसके साथ। 1FC इसके अंदर पहले नोड का एड्रेस है, अगर आपने इसमें गलती से कोई दूसरा एड्रेस डाल दिया या कोई गार्बेज वैल्यू डाल दी तो फिर आप इस लिंक लिस्ट को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ इसे याद रखना होता है,
क्योंकि इसको पता है अपने अगले वाले का एड्रेस, फिर वो हमें बता देगा अपने अगले का, फिर वो हमें बता देगा अपने अगले का। तो आपको पूरी लिंक लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहले नोड का एड्रेस याद रखना होता है 1FC, वो हम इस फर्स्ट पॉइंटर में डाल देते हैं, जिसको हम हेड या स्टार्ट कुछ भी कह सकते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट बिगिंस विद द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, इट टर्मिनेट्स विद द नल पॉइंटर, लास्ट में नल है मतलब लिंक लिस्ट खत्म हो गई। इट कैन बी ओनली ट्रेवर्स्ड इन वन डायरेक्शन, आप यहाँ से चलेंगे, हेड से शुरू करेंगे, हेड के अंदर आपको पहले नोड का एड्रेस मिला, आप यहाँ आ गए, उसके अंदर दूसरे का मिला, आप यहाँ आ गए, उसके अंदर तीसरे का मिला, यहाँ आ गए, तीसरे के अंदर चौथे का मिला, यहाँ आ गए। तो आप क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि इस नोड को पता ही नहीं है कि मुझसे पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है, क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। फिर आप इस पे हैं अगर, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि हर नोड को अपने बाद वाले नोड का एड्रेस तो पता है, अपने से पहले वाले का नहीं पता। दैट इज वाई वी से इट कैन बी ओनली ट्रेवर्स्ड इन वन डायरेक्शन। ये कौन सी होती है? सिंगली लिंक लिस्ट। तो ऐसा डायग्राम आप कहीं भी देखेंगे तो इसको आप कहेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सेकेंड इज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है कि डबल पॉइंटर्स, नाम से ही आप बता सकते हैं, इसमें दो पॉइंटर्स होते हैं। तो यानी कि हर नोड के अंदर दो पॉइंटर होंगे। अब जो पहला नोड होता है उसके पहले तो कोई नोड होता ही नहीं है, तो उसके प्रीवियस इस वाले पॉइंटर में नल पड़ा है, क्योंकि उसके पहले कोई नोड नहीं है। उसके बाद एक नोड है तो उसका एड्रेस यहाँ पे पड़ा, हम यहाँ पहुंच गए। अब इस वाले नोड में आप देखो कि पिछले नोड का भी एड्रेस है और अगले नोड का भी एड्रेस है, तो ये कहलाती है डबली लिंक लिस्ट। यानी कि हर नोड के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं और हर नोड को अपने पिछले और अपने अगले यानी आगे वाले नोड का एड्रेस पता होता है। तो हम अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो हम यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। यहाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ तो मैं यहाँ से वापस यहाँ को भी जा सकती हूँ। हम दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकते हैं। आप यहाँ खड़े हैं अगर, तो सिंगली लिंक लिस्ट में तो आप पीछे नहीं जा सकते, डबली लिंक लिस्ट में आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पता है अपने पिछले नोड का एड्रेस, आप यहाँ आ गए तो इसको पता है अपने पिछले नोड का एड्रेस, आप यहाँ आ सकते हैं। तो इट अलाउज ट्रेवर्सल्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है। अब एक होती है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अभी आपने देखा कि ये वाली जो लिंक लिस्ट थी इसमें पहले नोड से पहले कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे नल है, और आखिरी नोड यानी लास्ट नोड के बाद कोई नोड नहीं है तो इसके यहाँ पे नल है, क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, और इसके बाद को इससे पहले कोई नहीं है तो यहाँ पे नल है। तो अब अगर मैं क्या करूं, इसमें इस लास्ट नोड का एड्रेस डाल दूं और इसके नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस डाल दूं, ये दोनों पॉइंटर जो खाली हैं इनमें मैं कोई एड्रेसेस डाल दूं, तो मैं सर्कल में घूम सकती हूँ। मैं यहाँ से फिर यहाँ जा सकती हूँ, फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ जा सकती हूँ, और यहाँ से मैं वापस यहाँ भी जा सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? जिसमें पहले नोड में लास्ट नोड का एड्रेस होता है और लास्ट नोड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। इसको हम कहते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो आप किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे पहले पे जाना है अगर, तो मैं यहाँ से सीधे जा सकती हूँ और पहले से आखिरी में यहाँ से मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो अगर आपको अभी 3 ही नोड दिख रहे हैं, अगर इसमें 10 नोड होते तो बहुत फायदा होता है उसका। 10 नोड्स हैं, आप 5वें नोड, आप 8वें नोड से पहले में जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे 8 नोड पीछे आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8वें से पहले में जाना चाहते हैं तो 9, 10 और फिर पहले में आप 3 नोड्स ट्रेवर्स करके ही फर्स्ट नोड में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ज्यादा नोड्स हैं तो वहां पे इसका फायदा होता है कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट से हम लास्ट नोड से फर्स्ट नोड में, फर्स्ट नोड से लास्ट नोड में वापस आ सकते हैं। तो ये तो होगा थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि क्या होती है लिंक लिस्ट, उसका डायग्राम कैसा होता है। अब आपको ये जो दिख रहा है ये काम होगा कैसे, ये जो एड्रेस है ये कैसे स्टोर होंगे, आगे पीछे हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे। तो इस काम के लिए आपको जो है आना चाहिए पॉइंटर, क्योंकि हम जो नोड बना रहे हैं, जो लिंक लिस्ट में अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखा है, वो डायग्राम्स में ये जो नोड है ये है स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो ये एड्रेस होल्ड कर रहे हैं ये है पॉइंटर्स। तो लिंक लिस्ट के लिए आपको आने चाहिए स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स, जो मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो अगेन आई एम जस्ट फॉर रिविजन, मैं आपको बता रही हूँ कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम एड्रेस होल्ड करा सकते हैं। तो पॉइंटर की जो डेफिनेशन है वो आपने ये लिखी, उसके बाद उसका जो डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेटा टाइप, ये स्टार साइन हम लगाते हैं, एस्ट्रिक और पॉइंटर नेम। एग्जांपल हो गया, ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ये एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं आप? पॉइंटर में क्या डाल सकते हैं, एड्रेस ऑफ नम। तो एड्रेस ऑपरेटर जैसे ही लगाते हैं हम तो पॉइंटर में क्या चला जाता है, एड्रेस चला जाता है नम का।
लेकिन नम और पॉइंटर दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ क्लास में। पॉइंटर जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है वो उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का पॉइंटर है। तो अब ये लाइन अगर आप देखेंगे 3 लाइनों से क्या हो रहा है रैम में, तो सबसे पहले आपने लिखा इंट काउंट असाइन 7, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ इंटीजर टाइप का काउंट जिसके अंदर है 7। अब इंट पॉइंटर काउंट पीटीआर, इससे क्या हुआ, एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जो जिसका नाम है काउंट पीटीआर और वो क्या है, एक पॉइंटर है, क्योंकि एस्ट्रिक साइन जब लग गया तो वो पॉइंटर बन गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट पॉइंटर असाइन एड्रेस ऑफ काउंट, यानी कि काउंट पॉइंटर में आ गया एड्रेस ऑफ काउंट, यानी कि जो 7 का एड्रेस है वो आ गया, यानी कि अब काउंट पॉइंटर किसको जानता है, 7 के एड्रेस को जानता है। तो अब अगर मुझे काउंट के अंदर वैल्यू 7 से 8 करनी है, चेंज करनी है, तो मैं इस पॉइंटर की हेल्प से भी कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने, अगर ये अनदर एग्जांपल है y और y पॉइंटर, दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक y पॉइंटर है, एक y वेरिएबल है। y में 5 डाला तो y की जो एड्रेस है वो इस लाइन से y पॉइंटर असाइन एड्रेस ऑफ y, इस लाइन से क्या होगा, y का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ y किस में चला जाए, y पॉइंटर में, तो एड्रेस है y का वो चला गया y पॉइंटर में, ये रहा। अब पॉइंटर का खुद का भी एक एड्रेस होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं 5 को प्रिंट कराना चाहती हूँ विद दी हेल्प ऑफ, मैं अगर परसेंटेज डी वाई लिखूंगी, ये लाइन लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा 5। अब मैं पॉइंटर की हेल्प से अगर कराना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी वैल्यू एट वाई पीटीआर, तो परसेंटेज डी वैल्यू एट वाई पीटीआर से क्या प्रिंट होगा 5। मतलब क्या है इसका, वैल्यू एट वाई पीटीआर, वैल्यू एट वाई पीटीआर का मतलब वैल्यू एट 60,000, 6 लाख है ये, ठीक है, वैल्यू एट 6 लाख, तो वैल्यू एट 6 लाख इज 5, तो कंपाइलर यहाँ जाएगा सीधे और 6 लाख एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, दैट इज 5। इन दोनों लाइनों से क्या प्रिंट होगा 5। तो अगर मुझे पॉइंटर किसी वेरिएबल को जानता है, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, तो मुझे ये लिखना होता है वैल्यू एट दैट पॉइंटर, यानी वैल्यू एट वाई पीटीआर। कुछ पूछना है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टोर मोर देन वन डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल, कोई बताएगा कि एक से ज्यादा डेटा एक वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं? आप डेट कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा वेरिएबल है आपके पास जिसमें आप डेट स्टोर कर सकते हैं? डेट होती है, आज सपोज डेट है 4/7/2022, आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं आज की डेट? To store more than one variable, one data in a single variable, we have structures. ये काम अगर हमें करना है तो हमारे पास होना चाहिए structure. What is a structure? Structure is a यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हम बनाते हैं, जिसमें हम एक से ज्यादा हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमने एरे की डेफिनेशन में पढ़ा था, एरे इज अ होमोजीनियस, एरे का मतलब है कि उसमें एक सा डेटा आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर इज हेट्रोजीनियस। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर, एक एरे भी स्टोर कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू स्टोर heterogeneous data under a unique name. तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं। स्ट्रक्ट जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एक एम्प्लॉय का नाम, आईडी और उसकी सैलरी स्टोर करनी है, तो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। emp info एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इस स्ट्रक्चर को आप पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पे आप उसके अंदर जो जो आपको रखना है, ये एम्प्लॉय आईडी रखने के लिए एक एरे बनाया है कैरेक्टर टाइप का, 10 डिजिट की सपोज एम्प्लॉय आईडी है, आपको आधार कार्ड स्टोर करना है तो आपने एक एरे बना दिया, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का। एक कैरेक्टर टाइप का नेम है, नेम मतलब आपको 100 तक का इतना बड़ा नाम आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सैलरी जो है वो डेसिमल्स में हो सकती है, तो फ्लोट सैलरी। तो ये 3 वेरिएबल, एक एम्प्लॉय का नाम, आईडी और सैलरी स्टोर करने के लिए आपने एक ऐसा डेटा टाइप बनाया जिसके अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर उसका नाम, आईडी और सैलरी स्टोर हो जाएगी। तो अब ये हमारा डेटा टाइप बना, तो यहाँ पे जो ये EMP लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल बना। जैसे स्ट्रक्चर के बाद आप अगर यहाँ पे लिख देंगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा। दूसरा तरीका है स्ट्रक्ट emp info, आप ये वाली लाइन लिखेंगे, ये हमारा हो गया डेटा टाइप, और उसके बाद जो आपने यहाँ पे emp लिखा है ये बन गया इस टाइप का वेरिएबल। तो emp जो वेरिएबल होगा मेमोरी में, उसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी, एक नेम और एक सैलरी, ये 3 चीजें होंगी। अब आपको डेट स्टोर करनी है अगर एक वेरिएबल में, तो आप उसके लिए डेट टाइप का स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्ट डेट, उसके अंदर इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर,
तीनों चीजें आपने एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया। अब इसका वेरिएबल आप बनाएंगे स्ट्रक्ट डेट का। स्ट्रक्ट डेट स्मॉल में डेट, ये कैपिटल डेट है, स्ट्रक्चर का नाम है, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो ये जो डेट वेरिएबल है इसके अंदर डे में आप डे स्टोर कर सकते हैं, जैसे आज 4 है। मंथ के अंदर आप 7 यूज स्टोर करेंगे, जैसे आज है 4/7/2022, तो डेट डॉट ईयर के अंदर। तो इस तरीके से डेट डॉट डे, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के वेरिएबल से आप अंदर की चीजें कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट लगा के। डेट डॉट डेट से यहाँ पे 9 चला जाएगा, डेट डॉट मंथ से यहाँ 1 चला जाएगा, डेट डॉट ईयर से यहाँ 2005। तो 9/1/2005 एक डेट हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली, कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, पॉइंटर्स की यूज करना नहीं आएगा, तो लिंक लिस्ट समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम इसका कोड बनाते हैं। अभी शायद मैंने शेयर नहीं किया था, शेयर करना भूल गई थी मैं। स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया शेयर नहीं था, किसी ने बोला भी नहीं कि शेयर नहीं है। वेरी गुड। कैसे बनाएंगे एक स्ट्रक्चर? सी का कोड हम कर रहे हैं, तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है डेट स्टोर करने के लिए, तो स्ट्रक्ट डेट, ये मेरा डेटा टाइप बन गया, ये एक डेटा टाइप कहलाता है। तो अब मैं इस डेटा टाइप के अंदर क्या क्या रखना चाहती हूँ वो मेरी मर्जी है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि मैं बताऊंगी कि इस डेट टाइप के डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आएगा। तो मैंने कहा इंट dd, इंट mm, इंट yy, डे, मंथ और ईयर, ये 3 चीजें इस डेट के अंदर होंगी। तो ये क्या बना, ये एक डेटा टाइप है। अब अगर मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करना है तो मुझे इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर मैंने लिख दिया इंट, लिख के खाली छोड़ दिया तो कुछ नहीं होता है इंट लिखने से। इंट टाइप का एक वेरिएबल जब तक मैं वैल नहीं बनाऊंगी तब तक मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। तो ये मैंने एक डेटा टाइप बनाया है, तो मुझे अगर डेट स्टोर करनी है तो मुझे इस टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल हम कहाँ बनाएंगे, मेन के अंदर। तो अब मैं मेन बनाती हूँ, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट डेट, ये तो हमारा डेटा टाइप हो गया, ये कहलाता है डेटा टाइप। जैसे हम इंटीजर लिखते हैं वैसे ही सेम ये लिखने का मतलब होता है। अब मैंने यहाँ पे बनाई DATE, डेट। डेट इज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का। तो इसके अंदर एक dd होगा, एक mm होगा, एक yy होगा। अगर मैं 2 डेट्स स्टोर करना चाहती हूँ तो डेट 1 कॉमा डेट 2, तो दोनों के अंदर dd mm, इसके अंदर अलग इसकी मेमोरी जो एलोकेट होगी उसमें एक dd mm yy होगा, और इस डेट 2 की जहां मेमोरी एलोकेट होगी उसके अंदर एक dd mm yy होगा। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात की 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए स्ट्रक्चर टाइप के, किस टाइप के, डेट टाइप के। अब अगर मैं इसके अंदर डेट स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी डेट 1 डॉट mm, तो आज की डेट 4, डेट 1 डॉट, सॉरी आज की डेट है तो dd, डेट 1 डॉट dd में 4, डेट 1 डॉट mm में आज है 7, डेट 1 डॉट yy में आज है 2022। तो मैंने एक डेट 1 नाम के वेरिएबल में मैंने पूरी डेट स्टोर कर ली। समझ में आई ये बात, ऐसे हम स्टोर करते हैं। अब अगर मुझे दूसरी डेट स्टोर करनी है तो डेट 2 डॉट dd में मैं कुछ वैल्यू डालूंगी, सपोज कल की डेट डालनी है मुझे, डेट 2 डॉट mm में मैंने कल का मंथ 7 है, और डेट 2 डॉट yy में कल क्या है 2022। तो मैंने 2 डेट्स स्टोर कर दी। अब मुझे इन डेट्स को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, printf डेट ऑफ टुडे इज %d डैश %d डैश %d। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी 4/7/2022, यही प्रिंट कराऊंगी। तो ये कहाँ स्टोर है, जैसे हम लिखते हैं ना %d वैल, वही चीज है। तो %d वैल, अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करानी है, डेट। तो आज की डेट कहाँ स्टोर है, डेट 1 के dd में, कॉमा डेट 1 डॉट mm से मंथ प्रिंट होगा, डेट 1 डॉट
YY से AR प्रिंट होगा। तो यहाँ पे DD MM YY ये तीनों सीक्वेंस में मैंने लिख दिए, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा आज की डेट प्रिंट हो जाएगी जो हमने उस डेटा उस स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करी थी। तो सिंपल प्रोग्राम टू स्टोर अ डेट इन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, आप इसे बनाएंगे लैब कॉपी में। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ डेट एंड प्रिंट इट। तो जो हमारी आज की डेट है वो हमारी डेटा एक डेटा टाइप जो डेट का हमने बनाया है उसमें स्टोर हो गई और वो हमारी ये प्रिंट हो गई। टुडे डेट ऑफ टुडे इज 4/7/2022, यही मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पे, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो ये 4/7/2022 कहाँ स्टोर है, डेट 1 के अंदर। तो एक वेरिएबल है डेट 1 जिसके अंदर हमने पूरी डेट स्टोर कर ली। आप बिना स्ट्रक्चर के ये काम नहीं कर सकते थे, आपको 3 वेरिएबल लेने पड़ते, फिर एक डेट के लिए 3 लेते तो दूसरी डेट के लिए फिर 3 वेरिएबल लेते नए, तो बहुत मैस आपके प्रोग्राम में हो जाता। तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर से हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर से कैसे प्रिंट कराते हैं ये आज आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर से हम कैसे करते हैं। अब पॉइंटर से स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे करते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तभी आपको लिंक लिस्ट में कुछ समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हमारा जो पॉइंटर है वो किस टाइप का होना चाहिए, जिस टाइप के डेटा का एड्रेस वो होल्ड करेगा। तो अब मैं यहाँ पे डेट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कराना चाहती हूँ, डेट 1, ठीक है। अब हम एक डेट ले लेते हैं फॉर जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो आपने एक डेट टाइप का वेरिएबल लिया है डेट 1, तो अब जो मुझे पॉइंटर लेना होगा वो किस टाइप का होगा, उसका डेटा टाइप भी डेट टाइप का ही होना चाहिए। तो उसका डेट टाइप के जो वेरिएबल का डेटा स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्ट डेट, यही है डेटा टाइप डेट 1 का, और पॉइंटर का भी डेटा टाइप यही होना चाहिए। तो अब जो हमारा डेटा टाइप है पॉइंटर का, इसका मतलब मैं पॉइंटर में किसका एड्रेस डाल सकती हूँ, डेट का एड्रेस ऑफ डेट 1। डेट 1 वेरिएबल का एड्रेस किस में चला गया, पॉइंटर में। तो अब अगर मुझे पॉइंटर की हेल्प से डेट 1 के अंदर ये डेटा डालना है और प्रिंट कराना है, अब मैं डेट 1 का नाम नहीं लूंगी, इससे आगे हम डेट 1 को यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंटर की हेल्प से डेट 1 नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा डालेंगे और पॉइंटर की हेल्प से ही हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर पॉइंटर किसी स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस जानता है तो पॉइंटर उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं एरो ऑपरेटर, पॉइंटर एरो dd, पॉइंटर एरो mm, पॉइंटर एरो yy। अभी मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, वैल्यू एड लिखते हैं ना, जब हम पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस जानता होता है तो उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं वैल्यू एट ptr, इतना लिखते हैं। तो वैल्यू एट ptr डॉट dd, यहाँ पे हमने लिखा था ना डेट 1 डॉट dd, पहले हमने ये लिखा था, ये लिखा था डेट 1 डॉट dd, तो 4 चला गया था। अब डेट 1 की जगह अगर मैं पॉइंटर यूज करना चाहती हूँ तो मुझे लिखना चाहिए वैल्यू एट ptr डॉट dd, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, अगर हम पॉइंटर से एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर के वैल्यू को तो हम एरो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो पॉइंटर जिस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को जानता है उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज हम करते हैं। तो पॉइंटर एरो dd से 4/7/2022 चला गया किसके अंदर, डेट 1 के अंदर। हमें नाम पता है उस वेरिएबल का, लेकिन अब हम उसके नाम का यूज नहीं करेंगे, हमने उसका एड्रेस पॉइंटर में डाल दिया, तो अब हम उस एड्रेस का यूज करके उसमें डेटा डाला हमने। अब उसी एड्रेस का यूज करके मैं डेटा प्रिंट भी कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से क्या लिखूंगी, dd को प्रिंट कराने के लिए पॉइंटर एरो dd, मंथ को प्रिंट कराने के लिए पॉइंटर एरो मंथ, और ईयर को प्रिंट कराने के लिए पॉइंटर एरो yy, क्योंकि पॉइंटर जानता है उस वेरिएबल को, उसके एड्रेस को यहाँ पे वो जानता है। तो अब हम पॉइंटर से ऐसे प्रिंट कराएंगे। तो डेट नाम का यूज करे बिना, वेरिएबल के नाम का यूज करे बिना मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यूज डाली और वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज को प्रिंट कराया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉइंटर यूजिंग स्ट्रक्चर्स। आपका ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सेम काम करेगा, हमारा जो डेट है वो प्रिंट हो जाएगी पॉइंटर से। अब हमने क्या करा, पहले हमने वेरिएबल से प्रिंट कराई थी, अब वो प्रिंट हो रही है पॉइंटर से। द डेट ऑफ टुडे इज 4/7/2022।
22 आप चाहते हैं कि मैं डेट चेंज कर दूं तो 24 दिसंबर 2022 मैंने चेंज कर दी और अब यहाँ पे जो प्रिंट होगी डेट वो होगी 24 डेट ऑफ टुडे इज 24/12/2022 ये हमारी प्रिंट हो गई डेट। तो कहने का मतलब है आप एक वेरिएबल से स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर डेटा डाल सकते हैं, आप पॉइंटर की हेल्प से स्ट्रक्चर के अंदर डेटा डाल के निकाल सकते हैं। ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर लिंक लिस्ट आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें यही करना है, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम पॉइंटर की हेल्प से ऐसे ही एक्सेस करेंगे एरो एरो करके। तो पूरी डेटा स्ट्रक्चर ही आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि हम स्ट्रक्चर को पॉइंटर से एक्सेस कैसे करते हैं, पॉइंटर क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका होमवर्क है, राइट अ प्रोग्राम फॉर टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड एक्सेस इट यूजिंग पॉइंटर। तो आप पॉइंटर से उसके अंदर डेटा डाल के पॉइंटर से उसका डेटा प्रिंट कराएंगे। कौन वापस आया? मैंने ले ली अटेंडेंस। आज है 4 जुलाई।